हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 24 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो लिस्ट में टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भैया हर रोज़ दिवाली नहीं हो सकती है, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है तो अच्छी बात है, समय हमारा बचेगा। लेकिन कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आज इसके अंदर सरकार ने काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस किए हैं। उसके अलावा एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये कोई आम वैक्सीन नहीं है, ये एक बड़ी ही खास तरह की वैक्सीन है, बारे में बात करेंगे। है तो कोविड से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी-सी यूनिक है। कैसे यूनिक है बात अभी विंटर सेशन हमारा एंड हो चुका है, तो पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा कैग के बारे में बात करेंगे और डीआरडीओ के बारे में भी बात करेंगे, राइट? और प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में आज एक एडिटोरियल है, टेक्स्ट नहीं है बेसिकली एडिटोरियल है, ठीक है? तो इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो आज टेक्स्ट वगैरह तो आता नहीं है और एडिटोरियल भी सिर्फ एक ही आया है, वो भी मुझे बहुत दमदार तो लगा नहीं, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लोग कर सकते हैं, राइट? चलिए। लेकिन फ्रंट पेज पे क्या है थोड़ा एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला टॉपिक तो हम लोग अलग अलग से करेंगे, फूड ग्रेन्स वाला। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है, ये भी हम लोग अलग से करेंगे। उत्तराखंड का जो भैया रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट यानी कि जो फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया था उत्तराखंड ने, तो वहाँ के गवर्नर ने फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखिए मोर और लेस अगर हम लोग बात करें इंडिया में जितने भी स्टेट्स के अंदर जो रिलीजियस कन्वर्जन वाले एक्ट हैं उनका मेनली प्रोविज़न एक ही है। तो ये रहता है कि भैया अगर ज़बरदस्ती कोई किसी को लालच दे के, डरा के, धमकी दे के, किसी भी लालच में अगर धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वो इलीगल एक्ट है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी है ये। बेसिकली आप अपने देखिए इंडिया में जो राइट टू रिलीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है, लेकिन राइट टू कन्वर्जन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक है? अगर शादी के चक्कर में आप किसी का से शादी करते हो, धर्म परिवर्तन करवाते हो तो वो भी इलीगल है ना? और अगर आप खासकर वीमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी जो थोड़े बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस हैं, अगर आप उनका धर्म परिवर्तन कराते हो तो वो भी थोड़ा-सा यहाँ पे इश्यू क्रिएट हो जाता है। जो डीएम हैं, उनको 2 महीने का नोटिस आपको देना पड़ता है। तो कई सारे प्रोविज़न हैं यहाँ पे और अगर ऐसा पाया जाता है कि भई अगर कोई गिल्टी पाया जाता है कन्वर्ज़न का तो उसके ऊपर जो है 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए का फ़ाइन हो सकता है और 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये उत्तराखंड का प्रोविज़न है। बाकी कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह के प्रोविज़न्स अलग-अलग हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले पास्ट में डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको आज यहाँ पे कोई ख़ास इंक्लूड किया नहीं है। एक छोटी-सी न्यूज़ यहाँ पे आती है कि रेगुलेटर प्रपोजेज़ फुल रि देखिए ये प्रपोज़ल है अभी, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फुल रिफंड फ्री ट्रैवल फॉर द सीट डाउनग्रेड ऑन द फ्लाइट। देखिए कई बार ना फ्लाइट बड़े-बड़े चालाक होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब लोग फ्लाइट की बुकिंग कर रहे होते हैं, बुकिंग ले लेते हैं, लेकिन इनके पास उतनी सीट होती नहीं है। तो जैसे मान लो किसी ने भैया बिज़नेस क्लास में अगर सीट बुक करवाया है, ठीक है, पैसे वाला आदमी है कोई, लेकिन ये क्या करते हैं आखिरी टाइम पे जब वो आदमी बोर्डिंग के लिए जाता है तो उसको बताते हैं कि सर आपकी जो बिज़नेस क्लास थी टिकट वो हम लोगों ने डाउनग्रेड करके नॉर्मल टिकट में कन्वर्ट कर दी है। वही बात है ना, सीटें कम होती हैं, बुकिंग ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2-4 लोग तो कैंसल करेंगे ही करेंगे, लेकिन कई बार कैंसल जब नहीं करते हैं लोग तो इनको मुसीबत हो जाती है। तो ये फिर उसका पास्ट रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं कि भाई वो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, एयरलाइन का यूज़ करता है। उसके बेसिस पे वो उसको बिज़नेस क्लास से नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। तो जब बाद में कन्फ्रंटेशन होती है तो ये लोग क्या करते हैं, जो बीच का टिकट का पैसा होता है, वो दे देते हैं, एक छोटा-सा सॉरी बोल देते हैं और इस तरह के प्रोविज़न्स होते हैं। लेकिन ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही, ख़ास के साथ ये एक कस्टमर के साथ धोखा भी है। तो बहुत सारे लोग इसको लेके कंप्लेंट वगैरह कर रहे थे, तो फाइनली सरकार ने भैया उनकी सुनी, सुनवाई हुई है और अभी हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसके पास ये प्रपोज़ल आया है कि भई अगर कभी बिज़नेस क्लास से नॉर्मल क्लास में अगर कन्वर्ट करते हो, तो भैया पूरी तरह से रिफंड किया जाए। है ना? ऐसा नहीं है कि सीट बीच में छोड़ दिया। अब यार हो सकता है मान लो मैं बीमार हूँ, ठीक है? मुझे नॉर्मल सीट में मेरे से नहीं बैठा जाता, मेरे टाँगें लंबी हैं, तो इसलिए मैं बिज़नेस क्लास लेता हूँ क्योंकि उसमें मुझे स्पेस मिलता है, राइट? जब कल को मेरी कहीं क्लास है, मेरा कॉन्फ्रेंस है, मुझे रिलैक्स होके जाना है, ठीक है? ताकि मैं फ्रेश रहूँ। अब उन्होंने मुझे क्या कर दिया, नॉर्मल सीट में डाल दिया। अब प्लेन्स की यूजुअली जो नॉर्मल सीटें होती हैं, वो हमारी हरियाणा रोडवेज की बस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं। बल्कि हरियाणा रोडवेज में ज़्यादा स्पेस होता है, प्लेन में इतना स्पेस नहीं होता है। तो टाँगे परेशान बंदा परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो उस केस में आप उसको बीच की सीट का रिफंड मत दीजिए, आप उसको पूरा रिफंड, एक तो ये प्रपोज़ल, ठीक है।
और जो है बड़े लोग तो बड़ा खुश हैं भाई इस तरह का प्रपोज़ल आया है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि सर ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? इससे उनको नुकसान होगा एंड ऑल दैट। भाई लेकिन कस्टमर का सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? हालाँकि अभी तक मैंने बिज़नेस क्लास में सिर्फ 1-2 बार ही ट्रैवल किया है और फॉर्च्यूनेटली डाउनग्रेड भी नहीं हुआ था, बट बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, ना इसलिए कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। और यार एक सिक्किम में बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक आर्मी व्हीकल था और वो एक खाई में जाके गिर गया अनफॉर्चुनेटली, जिसमें 16 आर्मी मैन की डेथ हो गई। बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ और 4 जो हमारे जवान थे उनका भी इलाज चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बताता चलता हूँ कि जनवरी आने वाला है और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि भाई अपना फाउंडेशन कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने में, यूपीएससी की इस जर्नी में आने में, अपने आप को चैलेंज करने में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज़ तो कोई ना कोई लगाना ही है, राइट? तो टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग 22 जनवरी से लेके आ रहे हैं। इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, सब कुछ होंगे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो कोर्स हमारा यूट्यूब पे जो आता है, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। क्रैश कोर्स भी आएगा, मैराथन सेशन हर साल आते हैं, इस साल भी आएँगे। तो पहली न्यूज़ ये है कि 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर। देखिए हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो था ही पहले से, है ना? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इसके साथ-साथ फिर हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी चलाई थी, मोदी जी ने, सरकार ने चलाई थी जब कोविड आया था। वो भी लगातार टाइम टू टाइम चल रही थी, बीच में रुक गई थी, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। लास्ट टाइम जो है इसको अभी दिसंबर 2022 के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब दिसंबर में, इस महीने में वो स्कीम खत्म होने वाली है और सरकार ने एक्चुअली इसको खत्म कर भी दिया है। मैं 2-3 साल हो गए एक्सटेंड होते-होते, तो सरकार के ऊपर बहुत बर्डन आ रहा था, है ना? सब्सिडी वगैरह देनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने ये डिसाइड किया है कि भई जिन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, यानी कि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो अनाज मिल रहा था, कुछ पैसा पे करके, कितना पे करते थे हम लोग? व्हीट के लिए ₹3 पे करते थे, है ना? अ, तीन थ्री थ्री रुपीज़ पर केजी एंड द व्हीट फॉर व्हीट के लिए 2 और राइस के लिए ₹3 पे करते थे। तो इन्होंने कहा कि अभी वो भी फ्री होगा, टोटली फ्री। तो आप 2-3 जो भी दे रहे थे, वो भी अभी आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ₹35 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स आपको हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसको मर्ज कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। तो ये अभी होगा फ्री। यहाँ पे एक न्यूज़ बनती है, बाकी एनएफएसए के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। 2013 में बेसिकली कानून पास किया गया था, जिसमें जो लोग गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, कानूनी रूप से उनका ये अधिकार है कि उनको फूड ग्रेन मिलना चाहिए। मतलब ये सरकार कोई आपको प्रिविलेज नहीं दे रही है। ये सरकार का काम है, ड्यूटी है और आपका अधिकार है। तो जब कोई कानून दोस्तों बन जाता है ना, तो आपका अधिकार हो जाता है। जैसे हम लोग एमएसपी की बात करते हैं, तो एमएसपी किसान का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कानून नहीं, वो एक पॉलिसी ही है, राइट? लेकिन ये पॉलिसी नहीं है, ये आपका अधिकार। इसमें 75% अर्बन रूरल और 50% जो है अर्बन पॉपुलेशन इसमें कवर की जाती है। और इसके अंदर कई सारी कैटेगरी होती हैं। अंत्योदय अन्न योजना हो गई आपके पास, और या प्रायोरिटी हाउस होल्ड भी हो गई आपके पास। तो जो 2011 में जो हमारा जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है किसको देना है। और भी इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे मिड डे मील भी इसी के अंदर कंसिडर हुआ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सब इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो मिलता है एज पर अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड पर मंथ, हर महीने मिलता है। इसमें से 5 केजी ग्रेन प्रायोरिटी हाउस होल्ड को दिया जाता है। इसमें जो एल्डेस्ट जो वीमेन होती है किसी भी घर की, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है हेड ऑफ द फैमिली। तो वीमेन एम्पावरमेंट का भी बड़ा ध्यान रखा गया है इसमें। उसके अलावा कैबिनेट ने जो है एक एमएसपी भी डिक्लेयर किया है कोपरा के लिए 2013 के सेशन। एमएसपी वाला टॉपिक हम लोगों ने कल किया था शायद, है ना? कल ही किया था। तो ये थोड़ा कल वाली स्लाइड है, तो मैं दोबारा से इसको डाल दिया है यहाँ पे आपके लिए। जो स्टूडेंट पुराने हैं उनके पास तो ये कंटेंट ऑलरेडी होगा, जो नए हैं उनके लिए मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा देख लीजिए। हमारे पास सीएसी भी एक होता है, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो डिसाइड करता है एमएसपी को, है 23 मैंडेटेड क्रॉप्स होती है, इसके लिए डिसाइड किया जाता है। एमएसपी बेसिकली एक मिनिमम प्राइस होता है, इससे
नीचे कम दाम पे कोई भी फसल बेचेगा नहीं। और एमएसपी एक वो दाम होता है जिसमें सरकार किसानों से उस क्रॉप को परचेज करती है, राइट? हालांकि मार्केट प्राइस इससे ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली ऑफर्स। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए है वो भी आप यहाँ पे। कल हम लोगों ने जिस क्रॉप के लिए किया था वो कॉटन थी, ठीक है। आज जिसके लिए कर रहे हैं वो कोपरा है। कोपरा के लिए फाइनली डिसाइड ने, और कोपरा जो है कमर्शियल क्रॉप, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो द फॉलोइंग आर द कमर्शियल क्रॉप्स कवर्ड अंडर एमएसपी। उसमें आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। इस तरह का सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछे। ये सारी की सारी आपको रटा होनी चाहिए, रटा मार लो इन पे। चलिए जी। भारत बायोटेक्स नेसल कोविड वैक्सीन अवेलेबल एज द बूस्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये, इसका इंजेक्शन नहीं लगता है, ये आपको नाक से ड्रॉप डाली जाती है, इसलिए इसको नेसल वैक्सीन कहते हैं। इसका नाम है इन कोवैक, ठीक है, QVACC, ठीक है। पब्लिक यूज़ के लिए फाइनली इसको डाल दिया गया है। और ये बेसिकली जो है इंडिया की जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है, उसने बनाया है इस, ठीक है। और एक्चुअली जो यूजली टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वैक्सीन बनाने में नॉर्मली, वो क्या की जाती थी, उसे हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे वायरस है, ठीक है। तो उस वायरस का क्या करते हैं हम लोग, उसको एक एज अ डेड वायरस और एक वीक वायरस जो बहुत कमज़ोर होता है ना, उसको हमारी बॉडी में एंटर करवाया दिया जाता है, जिससे हमारे जो सेल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्यूचर अटैक वगैरह के लिए। लेकिन इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की। इसके अंदर हम लोगों ने किया अडीनो वायरस का यूज़ किया है। अडीनो वायरस बेसिकली जो मस्कीटो वगैरह से अडीनो वायरस जो फैक्टर होता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में इसको भेजा जाता है। बेसिकली थोड़ा थोड़ा आप ये कह सकते हो कि जो कोविशील्ड के द्वारा जो मेथड यूज़ किया गया है, वही इस वैक्सीन के द्वारा भी यूज़ किया गया, ठीक है। तो इट्स नेसल वैक्सीन, इन कोवैक इसका नाम है, और BBV154, BBV, ये थोड़ा-सा आपको बस पता होना चाहिए इसके बारे में। अ, एक पुराना कंटेंट है हमारे पास, मैंने काफ़ी समय पहले तैयार किया था उसको, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है वो ये वाला था, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसका थोड़ा-सा वीक वर्ज़न हम लोग डालते हैं। लाइव वाले में तो हम लोग बिल्कुल लाइव वायरस डाला जाता है आपकी बॉडी, ठीक है। एमआरएनए वैक्सीन आजकल बहुत चर्चा में है, ये हम लोगों ने पहले आपसे बात कर लिया है। एमआरएनए वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ खास तरह का प्रोटीन ही हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जो प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी को अटैक करता है, ठीक है, वो किया जाता है। ये सबसे एडवांस है एमआरएनए, और सबसे लेटेस्ट भी है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई लेवल पे हो सकती है। आने वाले समय में सारी वैक्सीन जो है एमआरएनए वैक्सीन ही बना करेंगी। बाकी और कुछ टाइप की भी है, थोड़ा बहुत देख लेना। हल्का हल्का कंटेंट मैंने ऐड कर दिया आपके सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि पुराना कंटेंट है, पिछले साल मैंने इसको बनाया था आपके लिए, तो वहाँ से मैंने इसको दोबारा ऐड कर दिया। कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे भैया, न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाता है 1 and 2, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग भी मैंने डाल दी है, आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, सेशन एंड्स इन राज्यसभा अमिड दिन, तो लोकसभा राज्यसभा का बेसिकली पूरा पार्लियामेंट्री सेशन हमारा एंड हो चुका है, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा था। विंटर सेशन यूजुअली नवंबर में शुरू होता है एंड में, और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, और ये थर्ड सेशन होता है, सबसे छोटा सेशन होता है। इसके अलावा दो सेशन हमारे पास और होते हैं, एक बजट सेशन होता है और एक आपका मानसून सेशन है। बजट सेशन सबसे लंबा होता है। बजट सेशन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बाद 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, जिसे रिसेस कहते हैं। इसीलिए दिस इज़ अ ब्रेक। इस रिसेस के दौरान क्या होता है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी जो डिमांड होती हैं ग्रांट की, वो सब असेस करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, वो डिमांड करते हैं, उसे रिसेस कहते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई पार्लियामेंट में 3 ही सेशन होने चाहिए, ऐसा कोई रूल हमारे पास बेसिकली है नहीं है, ठीक है। और कब कब होने चाहिए इसका भी कोई रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, एक रूल जरूर है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये रूल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब मतलब मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए एक साल में, बट कन्वेंशन ऐसी चली आ रही है, एक प्रथा ऐसी चली आ रही है कि 3 सेशन हम लोग करवा लेते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है उसे सम्मन कहते हैं, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं उस जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ये समन ऑर्डर कहते हैं। इसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। ये प्रेसिडेंट करता है भाई अंडर आर्टिकल 5,
ये थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में जाएँगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड ड्यूटी ऑन द प्रेज़िडेंट। प्रेज़िडेंट ही ऑफ कोर्स वो सब करता है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। रिसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक हमारे पास सेशन होता है, राज्यसभा में सेशन होता है, लोकसभा में एक सेशन होता है, हमारे पास जॉइंट सेशन। हमारे यहाँ पे कानून को पास करने की प्रोसीजर क्या है, ये आपको अच्छे से पहले पता है। एक कानून किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो राज्यसभा में, सभा में, मान लो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके पास ऊपर वोटिंग होती है, उसकी क्लोज टू क्लोज डिस्कशन होता है। यहाँ पे वोटिंग के बाद अगर वो पास हो जाता है, और डिपेंड करता है कौन सा कानून है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नॉर्मल मेजोरिटी, राइट? बट लेट्स अज्यूम कि भाई उसके लिए नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। तो लोकसभा में पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है ना? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसकी और वोटिंग होती है, क्लोज टू क्लोज डिस्कशन होता है। राज्यसभा में भी अगर वो पास हो जाता है, अब राज्यसभा उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। लेट्स अज्यूम कि राज्यसभा में पास हो गया। दोनों हाउस में पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। ये क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना तो वो कानून बन नहीं सकता। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है उसके ऊपर सिग्नेचर करे या ना करे, ये उनका अलग से मामला बनता है। पर लेकिन बाई चांस मान लो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो वो कानून हो जाता है पास। ठीक है? लेकिन वो कानून पास तो हो गया, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो जो कानून पास किए जाते हैं वो स्केलेटन फॉर्म में किए जाते हैं। ग्राउंड पे वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते जब तक उनके लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स नहीं बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर नहीं बनाते हैं। ठीक है? जैसे सीए का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला। वो कानून तो पास हो गया है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए रूल्स नहीं। अब मान लो राज्यसभा या लोकसभा में जो है डेडलॉक हो गया। मान लो राज्यसभा लोकसभा ने कानून पास कर दिया, राज्यसभा ने किया नहीं। उस केस में क्या हो सकता है कि जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही हॉल में बैठते हैं, और फिर उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन और वोटिंग होता है। लेकिन जॉइंट सेशन का एक बड़ा नुकसान ये रहता है, इसमें राज्यसभा की पावर कम हो जाती है ना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, और मेजोरिटी तो लोकसभा के पास होती है। तो ये थोड़ा नुकसान तो खैर है इसका। और जॉइंट सेशन इतना आसानी से बुलाया भी नहीं जाता है ना, हार्डली 2-3 इंसिडेंट अब तक हमारे पास ऐसे जॉइंट सेशन बुलाया गया है। लेकिन जॉइंट सेशन को जो प्रिजाइड करते हैं वो ऑफ कोर्स लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर बाय चांस स्पीकर नहीं होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होते हैं तो उसके बाद राज्यसभा के जो है डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 108 है कि जॉइंट बात करता है। तो दोस्तों, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए था। वैसे तो लक्ष्मीकांत वगैरह में बहुत अच्छे से डिटेल दिया ही हुआ है, आपको अच्छे से पता होगा। कैबिनेट अप्रूव्स पेंडिंग ओआरओपी रिवीजन फॉर द वेटरन्स। वेटरन का मतलब ये होता है कि भाई जो सोल्जर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो ऑलरेडी सर्विस करके आ चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें वेटरन्स कहा जाता है। ठीक है? हालांकि इंडिया में इस टर्म का ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता, ये अमेरिका वगैरह में यूज़ किया जाता है। बट चलिए ठीक है, ये तो हम भी मान लेते हैं। तो डिमांड है वन रैंक वन पेंशन को लेके। तो 2019 के बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, और तब से सरकार कोर्ट के अंदर बोल रही थी हम लोग कुछ करेंगे करेंगे, लेकिन फाइनली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया वन रैंक वन पेंशन को हम लोग, जो जो सोल्जर्स बच गए थे या ऑफिसर्स बच गए थे, ठीक है, उनको भी हम लोग अभी देंगे। अरियर्स बचे हुए थे, अरियर मतलब जो पैसा देना था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो हम उनको देंगे। बट ये है क्या वन रैंक वन पेंशन? देखिए वैसे तो ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक लिंक है, और इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इंडियन एक्सप्रेस का जैसा आर्टिकल है वो आपको। बट ये वन रैंक वन पेंशन दोस्तों होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, जैसे मान लो कोई कर्नल है, ठीक है? कोई कर्नल है, और उस कर्नल, अब मतलब कोई भी है ऑफिसर है, वो कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ है, ठीक है? आफ्टर सर्विंग फॉर लाइक 30 इयर्स, 30 साल उसने सर्विस किया, और कर्नल की पोस्ट से वो रिटायर हुए। और ये बात है 2002 की। अब मान लो एक और ऑफिसर है, वो भी कर्नल रिटायर हुआ, और वो भी 30 साल की पोस्ट करने के बाद हुए हैं, लेकिन वो हुए 2020 के अंदर। अब दोनों का रैंक एक है, दोनों ने सेम टाइम तक सर्व किया है सर्विस को, देश को, ठीक है? लेकिन दोनों को जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो अलग होती है। ये पेंशन डिसाइड की जाती है कि लास्ट सैलरी आपने कितनी लिया था, उस सैलरी के ऊपर डिसाइड होता है। भाई तो सीधी सी बात है, 2002 में सैलरी अलग थी, 2020 में अलग थी, 1980 में अलग थी, 1960 में अलग थी, लेकिन रैंक तो एक ही था ना, सर्विस तो उन्होंने सेम किया है ना, चैलेंज तो सेम थे ना।
तो इसीलिए डिमांड हो रही थी कि जो 2 ऑफिसर्स या जो जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल होते हैं, अगर वो एक ही रैंक पे रहते हैं, एक ही समय के लिए अगर सर्व करते हैं, एक ही रैंक से रिटायर होते हैं, सेम पेंशन ही चाहिए। इसे कहते हैं वन रैंक वन सी, सेम पेंशन फॉर सेम रैंक, सेम लेंथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट। आप 2000 में रिटायर हुए हो, 2010 में हुए हो, 20 में हुआ, डज़न्ट मैटर। ये पूरा मामला बना। और एक्चुअली ये मामला कोई नया नहीं है, और एक्चुअली इंडिया में पहले था ये सिस्टम 1973 तक ये था। 1973 में फिर जो है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये चेंज हुआ। फिर इसको जो है 1980s में चेंज किया गया, और ये पूरा डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। तो दोबारा से लोग जो है उस ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन। बट सरकार इसको, देखिए इतने सालों से पिछले 50-60 सालों से डिमांड हो रही है। लेकिन सरकार अभी तक इसको नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी बढ़ता है। 20,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है सरकार के ऊपर, कि भाई इतना पेंशन देना एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन 2014 में एक्चुअली 2000 एक कोश्यारी कमेटी बनाया गया था 2010 में, और कोश्यारी कमेटी ने तो 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने एक्चुअली कहा था कि वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी इंडिया में लागू होनी चाहिए। तो जब नई सरकार आई 2014 में, 2015 में इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एक्सेप्ट पूरी रूप से नहीं किया था 100%। थोड़ा बीच बीच में किया था, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से उसको कर लिया गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था। देखिए यार, क्या होता है ना, जैसे हमारे पास दो रैंक होते हैं यूजली, एक ऑफिसर रैंक होता है और एक नॉर्मल रैंक होता है, अदर ऑफिसर बोलते हैं। इसमें हमारे नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं। अब भैया ऑफिसर तो एकदम 55-60 साल तक सर्विस करता है, ठीक है, लेकिन जो यूजली अपने सोल्जर होते हैं वो 35 ईयर्स ऑफ एज या 40 ईयर्स ऑफ एज में रिटायरमेंट हो जाते हैं। मान लो कि 35 के में एज में रिटायर हो गया, तो उसके बाद उसकी बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई, है ना, वो कैसे काम करेगा यार। और क्योंकि उसका एज हो चुका है, 35-36 साल, 40 साल का वो सोल्जर हो चुका है, रिटायरमेंट के बाद वो आया, उसके पास कोई खास एजुकेशन स्किल नहीं है, वो नया जॉब क्या करेगा, तो उसको तो नुकसान हो गया ना। ऑफिसर तो ठीक है, आप 60-65 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हो, आपको तो पेंशन मिल रहा है, बढ़िया। इनको दिक्कत है, इसीलिए इनको भी जो है टाइम टू टाइम पेंशन मिलनी चाहिए, और इनको जाके फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके, राइट। ये जो है पूरी डिमांड वगैरह हो रही थी। बाकी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ें, अच्छा आर्टिकल है। टैग पुल्स अप डीआरडीओ फॉर डिले इन द completion ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड फेलियर टू अचीव द। भैया डीआरडीओ को अच्छी खासी डांट लगाई है। देखिए कैग का तो काम ही है ऑडिट करना, तो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, किया जाता है वो कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और कैग फिर फाइनली उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है। तो डीआरडीओ के कितने सारे प्रोजेक्ट्स रहे, उन प्रोजेक्ट्स को बेसिकली यहाँ पे ऑडिट किया कैग के द्वारा। और कैग ने ये पाया, देखिए हर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। हर पर कैग ने ये पाया कि डीआरडीओ के द्वारा मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, मतलब इन्होंने वैसे बताया है कि 119 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 178 प्रोजेक्ट ऐसे रहे जो कि टाइम पे पूरे ही नहीं हुए भाई। वो अपने जो है डेडलाइन से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल एक्सटेंड ही होते रहे। तो पहली बात तो टाइम पे पूरे नहीं हुए, दूसरी बात को जितना पैसा अलॉट किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, उतने पैसे में वो कभी पूरे ही नहीं हुए। 16% से लेके 500%, तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगा ही लगा। बाकी कई बार 100% जो है आपने एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा किया। और तीसरी बात, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से फुलफिल भी नहीं हुए। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो टाइम है, डीआरडीओ ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरी बात कॉस्ट, निर्धारित कॉस्ट से वो ज़्यादा लेता है। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये आपने फुलफिल नहीं किया। और एक फोर्थ भी है, कई सारे प्रोजेक्ट जिन्होंने डीआरडीओ ने क्लोज कर दिया ये कह के कि ये सक्सेसफुल हो गए हैं। मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, जो कि हम लोगों ने किसी देश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मान लो डील किया था, तो ये नहीं हुआ है। तो बेसिकली डीआरडीओ के अंदर इस तरह की चीज़ें, इस रिपोर्ट को कैग ने बनाया, देखा, ऑब्जर्व किया, और वो रिपोर्ट अभी ये है कुछ कुछ। तो कैग के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये, और ये सारा कंटेंट मैंने लक्ष्मीकांत से उठाया, अपने घर से नहीं लिखा, अपने आप से। कैग ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है भाई, राइट।
इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। 1858 1857 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर ही बना दिया गया था। बट उस समय इसका नाम हुआ करता था ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। फिर 1860 में जो है सर एडवर्ड ड्रमंड ने जो है उसको पहली बार ऑडिटर जनरल उनको अपॉइंट किया गया था। 1866 में जो है इसका फिर से नाम चेंज किया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। फिर 1884 में इसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है 1958 में, उससे पहले वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। एंड दीज आर सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट कैग। ये पूरा लक्ष्मीकांत का कॉपी, बट थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो, है ना? लक्ष्मीकांत का वो नहीं। आगे फंक्शन क्या है कैग के आप, हमारा जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, हमारे यूटीज़ का, स्टेट्स का, उसको ये ऑडिट करता है। ठीक है? तो ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट, लॉस अकाउंट्स वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह सब ऑडिट किया जाता है। ठीक है? हाईएस्ट ऑडिटर अथॉरिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है? और इनके अलावा भी अगर प्रेसिडेंट साहब को कुछ लगता है कि कुछ ऑडिट होना चाहिए, मान लो लोकल बॉडीज़ हैं, तो वो भी इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैग को, उनको ऑडिट करने। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं टाइम टू टाइम, राइट? और अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंटर को भी देते हैं और गवर्नर को भी देते हैं, डिपेंड करता है। अगर वो स्टेट को अकाउंट को ऑडिट कर रहा है तो गवर्नर को देंगे, सेंटर प्रेसिडेंट को। तो बेसिकली हमारे पास जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पार्लियामेंट की, जो कि परमानेंट कमेटी होती है, इट एक्ट्स लाइक अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू दैट। ये थोड़ा सा कैग के बारे में आपको पता होना। कोई नया कंटेंट नहीं है, लक्ष्मीकांत अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑलरेडी आपको कमांड होगी। टैग इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रेगुलरली एग्जाम में यहाँ से। एलिविएटिंग द स्कोर्ज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर, देखिए ये कोई बात आपसे छिपी नहीं है और आपको पता भी है, क्योंकि हम लोग सब इससे गुजरते भी हैं कि यार हम लोग ना, गरीब आदमी ना 40 से 50% अपना जो इनकम है एक्चुअली वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगा देता है ना? ये बीमारी, वो बीमारी, अब इंश्योरेंस तो हमारी कंट्री में मोस्टली लोगों के पास है ही नहीं, आपको भी पता है। तो उसको अपनी जेब से पैसा खर्चा करता है। देख अमीर आदमी तो इंश्योरेंस भी रखता है, उसके पास तो कैपेसिटी भी होती है, मरता है गरीब आदमी। तो उसको लेके ये आर्टिकल है। बहुत अच्छा कंटेंट नहीं कहूँगा इसको मैं, लेकिन जितना दिया हुआ है 1-2 पॉइंट डेफिनिटली एग्जाम में लिखने का माहिर। तो 1.2% हम लोग अपनी जीडीपी का पैसा खर्चा करते हैं, सीधी सी बात तो ये है। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आपके टेस्ट बहुत सस्ते में हो जाते हैं, आपको दवाइयाँ भी सस्ते में मिल जाती हैं, फ्री में भी मिल जाती हैं, लेकिन वो तो तब मिलेंगी ना जब सरकार खर्चा करेगी। ओनली 1.28% जो हम लोग खर्चा करते हैं, चलो इसको ऊपर नीचे भी मान के चलो तो 2 से 3% से एक्स्ट्रा नहीं है, जो कि अफ्रीका की जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वो भी हम लोगों से ज़्यादा पैसा खर्च। तो बेसिकली हमारा पूरा हेल्थ सेक्टर जो है वो प्राइवेट स्पेंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। 40% ओवरऑल एक्सपेंडिचर वो प्राइवेट स्पेंड, सरकारी नहीं है ना? ये बहुत बड़ा कंसर्न, इश्यूज तो हैं हमारे। और एक चीज़ आप और देखोगे, जब हॉस्पिटल्स की बात आती है तो 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल अर्बन अर्बन एरियाज में है, शहरों में है भाई। गांव में थोड़ी हॉस्पिटल खोलता है। तो गांव वाले तो बेचारे पहले तो वैसे ही बीमार हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो शहरों में जाना पड़ता है। शहरों में जाना पड़ता है तो बहुत बार तो पेशेंट की जाते जाते डेथ हो जाती है, और फिर वो अलग से ट्रांसपोर्ट का खर्चा करो एंड ऑल दैट, बहुत दिक्कत है ना? जैसे आपने दशरथ मांझी वाला केस देखा ही होगा, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जाते जाते उनकी डेथ हो गई एंड ऑल दैट। कितने सारे केस आते हैं, वो तो सिर्फ एक मांझी नहीं है, कितने लाखों करोड़ों मांझी हैं हमारे देश में, है ना? तो इनक्वालिटी है अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में। फिर इनकम डिस्पैरिटी भी है, बैकवर्डनेस भी है ना? कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग। अंडर रेगुलेशन इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर, एक तो प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट नहीं किया जाता है, डॉक्टर कुछ भी कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में भी काम करता है, 2 बजे तक वो वहाँ पे छुट्टी करके फिर बाद में आके घर पे भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। तो वही जो टीचर वाला सिस्टम है, एक सरकारी टीचर स्कूल में भी पढ़ा रहा है, बाद में बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन भी दे रहा है। तो ये सर यहाँ पे भी चलता है। तो क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है ना प्रॉपर। आपने कभी सुना है किसी डॉक्टर को जेल में डाला गया हो क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था सर्कारी डॉक्टर होते हुए भी? नहीं सुना होगा। ना किसी टीचर का सुना होगा आपने। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, अंडर रेगुलेशन होगा, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगा, तो प्राइवेट सेक्टर को तो फिर बेनिफिट होगा ही उससे, राइट? और इनएक्सपेंसिव रेट्स हो जाते हैं, ड्यूबियस क्वालिटी। कई बार कंपटीशन के चक्कर में क्या रहता है कि भाई अब सरकारी है, जैसे इलाज तो सस्ता होता है सरकारी में, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।
राइट? तो ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई सस्ते के चक्कर में आप लोगों को ऐसे ही फालतू में पानी के इंजेक्शन लगाते रहो, ये नहीं होना चाहिए, राइट? दिक्कत है ये भी। उसके अलावा इंश्योरेंस जो स्कीम्स हैं वो भी बहुत फ्रॉड है। हॉस्पिटल के साथ मिलके बहुत कुछ कर मेरे साथ खुद इतने इंसिडेंट हो चुके हैं इस बारे में। मतलब आप आजकल तो ये ऐसा सिस्टम हो गया है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में जाते ही रिसेप्शन में सबसे पहली बार आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास इंश्योरेंस है? अगर आपने बोल दिया कि यस मैडम इंश्योरेंस मेरे पास है, तो आपका बिल जो है लंबा-चौड़ा मोटा बिल बनता है। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका बिल लंबा-चौड़ा नहीं बनता। क्योंकि वो हॉस्पिटल प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, उनसे पैसा वसूल करता है। ये भी भैया बहुत खराब एक्सरसाइज़ है यार, है ना? बड़े-बड़े पैकेज बनाए जाते हैं आपको। और हमारे देश में समस्या ये भी है मेडिकल सेक्टर में ज़्यादा इनोवेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ ऑनलाइन ऐप वगैरह आ गई, लेकिन उससे आम जनता को ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इनोवेशन को भी हमारी सरकार जो है बढ़ावा नहीं दे रही है। एक केस है यहाँ पे जैसे अरविंद आई क्लिनिक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना आपको ये पूरा मिल जाएगा इसका सिस्टम क्या है। अ, अरविंद आई क्लिनिक ने एक बहुत बढ़िया इनोवेशन किया जिसमें ये ना बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे। ये लोग क्या करते हैं अरविंद आई क्लिनिक के अंदर जो अमीर पेशेंट होते हैं, अब ये जो ब्लाइंड होते हैं, जिसके आँखों का ऑपरेशन होना रहता है, जिनको ये प्राइवेट रूम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर एलसीडी टीवी होता है, सारी अच्छी सुविधाएँ होती हैं, एसी होता है, उनसे काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। वहाँ से जिनको पैसा मिलता है, उससे गरीब आदमी का इलाज जो है वो फ्री में करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और भी बहुत कुछ किया है इन्होंने इनोवेशन के तौर पे। बट ऐसी इनोवेशन इंडिया में ना 2-4 ही हैं बस। किसी 1-2 जगह है हैदराबाद में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में। ऑल ओवर इंडिया इनोवेशन को सरकार प्रमोट नहीं कर, वो किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है पिछले साल सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया था, जिसमें जो टेक्निकल स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स में, जो नर्सेज़ वगैरह होती हैं हॉस्पिटल में वो सब, है ना? उनको लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाली गई थी कि उनको कितना आवर का ट्रेनिंग होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसको भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव की जा सकती है। तो ये तो प्रॉब्लम है डेफ़िनिटली हमारे यहाँ पे। सॉल्यूशन भी है ऑफ कोर्स, है ना? वी नीड ओवरआर्चिंग पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ को जो है थोड़ा-सा और अच्छे से करिए। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की जो कॉस्ट होती हैं उसको आप रेगुलेट करिए, ठीक है? उसके अलावा नर्सेज़ और जो अलाइड पर्सनल होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनका एक्सपीरियंस, है ना? वो आप अच्छे तरीके से करिए। रीजनल हेल्थ बोर्ड बना सकते हो जैसे कनाडा में बनाया हुआ है उन्होंने। ये रीजनल हेल्थ बोर्ड क्या करते हैं आपके रीजन्स के हिसाब से वहाँ की कॉस्ट, वहाँ की सुविधाएं, वो सब जो है मैनेज करती हैं। ये इसके अंदर जो है लोकल बॉडीज पंचायत, लोग राज्यसभा मतलब सॉरी पंचायत लोकल जो एमएलए होते हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। इसी तरीके से काम कर सकते हैं तो पॉलिटिकल विल, जब राजनीतिक जब तक विल नहीं होगी तो काम चलेगा। और बहुत बार आपने यूजुअली ऐसा साउथ इंडिया में देखा गया है कि जितने मोस्टली पॉलिटिशियंस हैं या तो सबके पास इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं खुद के या फिर उनके पास खुद के हॉस्पिटल होते हैं 2-4। भाई जब वही लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, वही लोग हॉस्पिटल चलाने वाले हैं, वही लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं, तो फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे ओवर रेगुलेशन करके। तो पॉलिटिकल विल भी चाहिए यार। हाँ, एक नेता को एक नेता होना चाहिए, एक नेता को एक बिजनेसमैन एज सच नहीं। आप बिजनेसमैन कर सकते हो लेकिन ऐसी पॉलिसीज में मत आइए जो जनता को इम्पैक्ट करती हो, राइट? कि एक तरफ आपके प्राइवेट इंटरेस्ट हो जाते हैं और एक तरफ आपका पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है, दोनों क्लैश नहीं होने चाहिए। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को अफोर्डेबल बनाने के लिए जो है ये लेके आ सकते हैं। तो ये है वही कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ आपको इसमें से 2-4 पॉइंट अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। अम, अ, ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ इन इंडिया इज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बस 150 10 मार्क्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।